इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी जानते हैं क्या है? जब किसी देश के राजाओं को कागजों में शूद्र और खेतिहर घोषित कर दिया जाए। अहीर यानी यादव, जाट, गुर्जर, मराठा, कुर्मी, पाटीदार, कुशवाहा, कुणबी और नडार समेत कई ये प्रमुख जातियां आज ये नाम भले आरक्षण या आरक्षण मांग के लिए संघर्षरत जातियों में शामिल हो, सरकारी फाइलों में वे ओबीसी बन चुकी हैं या बनने की मांग कर रही हो, लेकिन इतिहास का पन्ना सिर्फ 100 साल पीछे पलटिए सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 1931 की जनगणना से पहले इन जातियों ने अंग्रेजों के सामने खड़े होकर कहा था, हम क्षत्रिय हैं और हमें क्षत्रियों की सूची में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा था, हम शूद्र नहीं हैं, हम खेतिहर नहीं, हम क्षत्रिय हैं। हमारा इतिहास क्षत्रिय समाज का रहा है। अब सवाल है कि क्या उन्होंने अंग्रेजों के सामने यह दावा झूठा किया था या सच था? तो आज इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे और मैं बताऊंगा कि वास्तव में सच क्या था। बेदार की डाली छेलो बैठी ओला, पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला। ही मेरा बुरासा, ही मेरा गुराला, हम पहाड़ ओला, चल पहाड़ जोला। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत में जब यही जातियां अपने को क्षत्रिय होने का दावा कर रही थी, मांग कर रही थी, आंदोलन कर रही थी और अंग्रेज उनकी मांग को नहीं मान रहे थे, लेकिन यदि आप उस समय के ही यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत की 565 रियासतों का विलय भारत में हो रहा था, तो तब आप देखेंगे तो दर्जनों की संख्या में विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य इन्हीं जातियों के अधीन थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण हुआ, तब भारत में कुल 565 देसी रियासतें थी। इनमें से अधिकतर रियासतों पर राजपूत, मराठा, जाट, मुस्लिम नवाबों और सिख शासकों का शासन था। कुछ छोटी जमींदारियां और ठिकाने अन्य कृषक व भूमिपति समाजों जैसे यादव, गुर्जर, पाटीदार, कुर्मी के पास भी थे, लेकिन वे 19-21 तोपों की सलामी वाली स्वतंत्र रियासतों की तुलना में स्वायत्त जमींदारियों के रूप में अधिक सक्रिय थी। 565 रियासतों में से लगभग 200 या 220 के आसपास राजपूत रियासतें थी। मराठा रियासतें 25 से 30 के आसपास थी। जाट, हिंदू और सिख दोनों शामिल हैं, उनमें लगभग 12 से 15 रियासतें थी। इसी तरह यदि हम बात करें अहीर यादवों की, तो 3 से 5 रियासतें या स्वायत्त जमींदारियां इन्हीं अहीर समाज, यादव समाज के साथ थी। गुर्जर रियासत की बात करें तो एक प्रमुख सैल्यूट स्टेट और कई स्वतंत्र रजवाड़े रियासतें भी इनके पास थी। कुर्मी, कुणबी, पाटीदार, पटेल और कुशवाहा समाज के पास भी छोटी ही रियासतें थी, या जिनको हम कह सकते हैं कि वे कर संग्राहक थे, यानी उनके पास छोटी छोटी रियासतें थी। तमिलनाडु के नडार समाज के पास भी कई रियासतें दक्षिण में थी, जबकि 50 से 55 रियासतें मुस्लिम नवाबों के पास थी। अन्य रियासतें यदि हम जाने तो ब्राह्मण, कम्मा, रेड्डी आदि या कुछ जनजातियों के पास भी थी। 1931 में यदि इन जातियों ने खुद को क्षत्रिय घोषित कराने की मांग की थी, तो इसके पीछे केवल पौराणिक आधार नहीं था, बल्कि उनके पास रियासतें भी थी। यह अलग बात है कि आज वही समाज खुद को सदियों का शोषित मानकर आरक्षण की लाइन में खड़ी है। यह भी जान लेते कि कौन कौन सी रियासतें किस समाज के पास थी। राजपूत रियासतों के मामले में राजस्थान में सबसे आगे थी। राजस्थान के मेवाड़, उदयपुर, मारवाड़, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर के साथ ही मध्य भारत जैसे रीवा और गुजरात की सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों पर राजपूत राजवंशों का शासन था। मराठा रियासतों की बात करें तो मराठा साम्राज्य के पतन के बाद भी भारत की सबसे अमीर और शक्तिशाली सैल्यूट स्टेट्स यानी सलामी वाली रियासतें मराठों के पास थी, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और कोल्हापुर के छत्रपति के वंशज। यदि हिंदू और सिख जाट
राजाओं की हम बात करें तो इनके रियासतें राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर जैसी शक्तिशाली हिंदू जाट रियासतें थी, जबकि पंजाब में पटियाला, जींद, नाभा, फरीदकोट और कपूरथला जैसे विशाल जाट सिख साम्राज्य थे। यदि हम अहीर यादवों की बात करें इनकी रियासतों की, तो हरियाणा में रेवाड़ी अहीरवाल का शासन यह रियासतें प्रमुख थी। इसी तरह मध्य प्रदेश की कुछ छोटी रियासतें और आंध्र उड़ीसा क्षेत्र में जमींदारी व रियासती क्षेत्र भी अहीर यादवों के पास थी। यदि हम गुज्जर रियासतों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समथर यानी 11 तोपों की सलामी वाली रियासतें और पश्चिमी यूपी के बड़े क्षेत्र जैसे दादरी व लंढौरा में इनकी रियासतें थी। यह लंढौरा उत्तराखंड में है। मुस्लिम नवाबों के पास हैदराबाद, भोपाल जैसी 50 से अधिक रियासतें थी, यानी केवल एक जाति का शासन नहीं था। भारत का शासक वर्ग बेहद विविधतापूर्ण था। अब यह भी सवाल उठता है कि यदि इन समाजों की अपनी रियासतें थी तो 1901 और 1931 के जनगणना में अंग्रेजों ने इन्हें क्षत्रिय मानने से इनकार क्यों किया था? प्रख्यात इतिहासकार विलियम पिंच अपनी पुस्तक पीजेंट्स एंड मोंक्स इन ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने एक भारी प्रशासनिक भूल की। उन्होंने जाति का दर्जा इस बात से तय किया कि वर्तमान में उस समाज का मुख्य पेशा क्या है। मध्यकाल और मुगलों के पतन के बाद जब बड़े युद्ध खत्म हुए तो सैनिक और शासक जातियों की विशाल आबादी के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए एक ही रास्ता बचा था, खेती और पशुपालन। अंग्रेजों ने उन्हें कृषक मान लिया और राजशाही इतिहास को उनको नजरअंदाज कर दिया था। जब 1931 की जनगणना में अहीरों ने अहीर क्षत्रिय, कुर्मियों ने कुर्मी क्षत्रिय और गुजरों ने प्रतिहार क्षत्रिय नाम से फॉर्म भरे तो वे कोई झूठी कहानी नहीं गढ़ रहे थे। वे अपने उसी राजशाही इतिहास का हक मांग रहे थे जो अभी भी रेवाड़ी, भरतपुर, ग्वालियर, इंदौर, समरथ के महलों में जिंदा था। यानी जाट, गुज्जर, अहीर, मराठा, पाटीदार, कुर्मी, कुशवाहा सभी जो भी ये जातियां थी, ये अपने ऐतिहासिक दावे को ही अंग्रेजों के सामने रख रही थी। यानी ये पहले से ही क्षत्रिय समाज का हिस्सा थे। क्षत्रिय वही जो राजा था जिसको समाज के सेवा करने का दायित्व सौंपा गया था। यानी ये पहले से ही क्षत्रिय समाज का हिस्सा रहे हैं। 1931 के जनगणना इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि आज जिन्हें हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं वे 100 साल पहले तक भारत की सत्ता, सेना और रियासतों के मालिक थे। अंग्रेजों का वर्गीकरण सामाजिक सच्चाई से दूर प्रशासनिक सहूलियत का जरिया था जिसे भारतीय समाज ने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। इतिहास का यह पहलू हमें सिखाता है कि भारत में सामाजिक स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रही। जो कल शासक थे वे आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अंग्रेजों की उस जनगणना रिपोर्ट ने भारतीय समाज की गलत तस्वीर पेश की थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इतिहास के ऐसे ही अनदेखे पन्नों को जानने के लिए हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।